आज का जो दौर है वो सूचना क्रांति का दौर है। कहीं भी कोई घटना होती है तो हमें मोबाइल के माध्यम से तुरंत ही पता चल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वीडियो कॉल करके हम अपनों को बहुत दूर से देख सकते हैं। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में इस सूचना क्रांति के युग में इस तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा था। एक व्यक्ति के एक महिला के साथ संबंध होते हैं और वो अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, उसका इम्तहान लेने के लिए जब अपनी महिला मित्र के साथ संबंध बनाया करता था तो संबंध बनाने से पहले वो अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करता था और जब तक वो अपनी महिला मित्र के साथ रहता था, जिस रूप में रहता था, चाहे वो कपड़े पहने हों या ना पहने हों, वो सब कुछ अपनी पत्नी को दिखाया करता था। यदि उसकी पत्नी देखने से मना करती थी, इनकार करती थी, तो वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। और ऐसे ही होते होते 1-2 नहीं 8 महीने का समय गुजर जाता है। किसी के भी सब्र के इम्तहान की कोई हद होती है, मगर आज की कहानी में जब हद टूटती है तो इस हद के टूटने की गूंज न केवल उस ज़िले में गूंजती है बल्कि पूरे प्रदेश में गूंज जाती है। लोग सुनकर सोचकर हैरान थे कि कोई व्यक्ति किस कदर हद से आगे बढ़ सकता है। वाकई आज की घटना से आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद ज़िले का एक इलाका है संजय नगर। दरअसल सेक्टर 23 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मधुबन बापू धाम एक थाना है। वहाँ के थाने की पुलिस जब गश्त कर रही थी 4 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 के आसपास पुलिस गश्त कर रही है। अचानक ही सड़क के कुछ किनारे पर उसको एक वैगनार कार मिलती है जो कि लावारिस अवस्था में थी। पुलिस वाले अपनी कार को छोड़कर खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि इसका कोई मालिक हो तो यहाँ आएगा, इसलिए बातचीत करके जो भी कुछ है इसका हल निकाला जाएगा। जब अगले 10 मिनट या 15 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं होता है तो एक पुलिस वाला उस अपनी जीप से उतरकर सीधा वैगनार कार की तरफ जाता है और जाकर जब झांक के देखता है, लाइट लगा कर देखता है, टॉर्च के माध्यम से देखने की कोशिश करता है तो एक व्यक्ति है जो पिछली वाली सीट पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसको देखने के बाद तुरंत ही एसएचओ को सूचना दी जाती है, तुरंत ही वायरलेस किया जाता है कि एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में है। तुरंत ही पुलिस सक्रिय होती है और उस व्यक्ति को उस कार से निकाल कर सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि इसका इलाज करो। तब डॉक्टर उसकी नब्ज़ टटोल के देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति मर चुका था, उसके अंदर प्राण सूख चुके थे, अब वो जिंदा नहीं था। वो व्यक्ति कौन है? पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया है, किसने इसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया है? पुलिस बहुत सारे सवालों के जवाब जानना चाहती थी। उस व्यक्ति की जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से कोई ऐसी वस्तु, ऐसा कोई सामान नहीं निकलता जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की जा सके। पुलिस ने उस वैगनार कार का जो नंबर था उस नंबर को अपने मोबाइल में डाला, ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम है अमित वर्मा, जो कि संजय नगर कॉलोनी का रहने वाला है, जो सेक्टर 23 में लगता है। तुरंत ही पुलिस सक्रिय होती है और जब दिन निकलता है तभी वहां जाती है। और जाने के बाद घर का दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है सुबह के लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास, तब घर से एक लड़की निकल के आती है और उसे बताया जाता है कि जो अमित वर्मा हैं, क्या ये उन्हीं का मकान है जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है? तो लड़की बताती है, जी हाँ, वो मेरे पापा हैं और वो रात से अचानक ही गायब हो गए थे। उनको हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला। पुलिस वाले जब ये बात करते करते थोड़ा अंदर घुसते हैं तब उस लड़की से पूछते हैं कि घर में कौन कौन रहता है, क्या मामला है, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? तो बताती है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पापा ग्रेटर नोएडा के अंदर ज्वेलरी का काम करते थे, एक ज्वेलरी शॉप है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है। वो अकेली बहन है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। 2 उसके छोटे भाई हैं और घर में उसकी मम्मी भी रहती है। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, इस मरे हुए व्यक्ति के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिवार के लोगों को अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। अचानक ही एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है सीढ़ियों पर, और सीढ़ी पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। और जैसे ही वो खून के धब्बे देखते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसी घर में कुछ बात हुई है, इसी घर में कुछ ना कुछ वारदात हुई है। जब बताते हैं कि तुम्हारे जो महिला है, इसका नाम शालू है, उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है अमित वर्मा, उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुके हैं, फला हॉस्पिटल में उनकी लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप चलकर देख लीजिए। बस इतना कहना था कि इस महिला का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बेटी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले थे कि उन्हें घर से निकलने नहीं दे रहे थे। और जैसे ही पुलिस वालों ने अपने हिसाब से उस घर की
तलाशी लेने की कोशिश की तो वहीं एक पोंछा पड़ा हुआ था और पोंछे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अब पुलिस का यकीन कहीं ना कहीं जो था वो जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदलने लगा। पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ इस घर में ज़रूर हुआ है। जब उस बेटी से, उसकी माँ से जब पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वो पुलिस के सवालों के सामने कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और जो उसके बाद बेटी बताती है या उसकी पत्नी बताती है उसको सुनने के बाद पुलिस के सामने भी अंधेरा छा जाता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग की जो शक्ति थी काम करना बंद कर देती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं और कानून जो कहेगा पुलिस को वो करना पड़ेगा। लड़की बताती है कि उसके पिताजी लगभग 7-8 महीने से उसकी माँ के साथ रोज़ आए दिन मारपीट करते थे और शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब इसके घर में कलेश नहीं होता था। लड़की ये भी बताती है कि उसके पिताजी घर में बिल्कुल न्यूड होकर बिना कपड़ों के वीडियो कॉल करते थे और उससे घर वालों को ऐसा बात करते थे जैसे कि कोई बेटी है ही नहीं, पत्नी है ही नहीं और किसी के सामने भी इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। माँ रोकने का प्रयास करती थी तो वो उन्हें मारते थे। रोज़ रोज़ मारपीट से घर में कलेश रहता था और इस घर की रोने की, चिल्लाने की, पीटने की जो भी आवाज़ें थीं न केवल 4 दीवारी तक थीं बल्कि 4 दीवारी से कहीं ना कहीं बाहर जा चुकी थीं। और 3 सितंबर 2022 की रात को कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। पति अपनी पत्नी को बेइंतहा पीट रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। बचने के लिए बार बार पति से अपील कर रही थी कि मुझे मत मारो, बहुत हो चुका है। 16 साल की बेटी है जो अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ कमरे में थी और जब चीखने की आवाज़ें कुछ ज़्यादा आ रही थी तो लड़की को बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और वो सीधा दौड़ते हुए पापा के पास जाती है। पापा उसको अपनी पत्नी को मार रहे थे और बेटी ने ये देखा कि तो उसका आग बबूला, मतलब अंदर से उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं पास में एक सिलबट्टा रखा हुआ था। सिलबट्टे को उठाकर वो अपने पिताजी के सर पे मारती है बहुत ज़ोर से। इतनी ज़ोर से मारती है कि उसके पिता के सर में से खून बहने लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। लगभग 1-1.5 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तब माँ और बेटी ये सोचते हैं कि अगर ये बात लोगों को पता चलती है तो बाकी बात ख़राब हो जाएगी, इसलिए इन्हें ठिकाने लगाने की कुछ योजना बनाते हैं, कुछ काम करते हैं। ठिकाने लगाने की योजना की तैयारी चल रही थी और तैयारी करने के बाद लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाता है तो उन्हें ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल तक किसी तरकीब से माँ और बेटी नीचे लाते हैं। बेटी अपने ही पिता को खींचते हुए गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बिठाती है और सीट पर बिठाने के बाद यहाँ से सीधा कमला नेहरू नगर एक इलाका है लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर जो घर से लगभग पड़ता है, वहाँ जाकर कार को लावारिस स्थिति में छोड़ देती है। जब यही बात बेटी बताती है और बेटी के बताने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं इस महिला से, तो महिला भी यही कहती है कि इनका एक सहारनपुर की महिला है जो इनकी महिला मित्र हो गई थी, इनकी दोस्त हो गई थी। दोस्ती तक तो बात ठीक थी, सीमित थी, लेकिन उनकी हद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। वो रोज़ रोज़ उसके साथ वीडियो कॉल करते थे और जब संबंध बनाते थे तो वीडियो कॉल करके मुझे भी दिखाया करते थे। इसलिए इस घर में इसी बात को लेकर कलेश होता था। और जिस रात ये झगड़ा हो रहा था उस रात जब दोनों बच्चों ने अपनी बहन से पूछा कि दीदी पापा की आवाज़ आनी बंद हो गई है, घर में बिल्कुल शांति हो गई है, क्या बात है, पापा कहाँ हैं? तो बेटी कहती है कि पापा तो यहाँ से दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। जब वो अपने पिताजी को लेकर जा रही थी तो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है और जब वापस 2 किलोमीटर पैदल वो अंधेरे में चलकर आती है, उसे बिल्कुल भी किसी तरह का न डर था न खौफ था, क्योंकि रास्ते में उसके साथ कोई हादसा हो सकता था, वारदात हो सकती थी। अब वो घर आती है तो घर में वो मुख्य द्वार से नहीं आती बल्कि किसी दूसरे द्वार से अंदर आती है। और सुबह के 5 बजते हैं तो अपनी पड़ोसन को फ़ोन करती है, कहती है आंटी जी रात पापा यहाँ से नाराज़ होकर चले गए, हमारे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है, क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हो? जब पुलिस ने ये सब बातें पूछी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने इस सब से बचने के लिए किया और ये सब मैंने कुछ ऐसे शो जो क्राइम पेट्रोल टाइप के या कुछ भी ऐसे शो जो आते हैं जिन पर किस क्राइम की जानकारी दी जाती है, उन्हें यूट्यूब पर देखकर ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी थी। लेकिन उसने ये नहीं सीखा था कि कोई भी क्रिमिनल, कोई भी क्राइम करने वाला, कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी क्राइम करके बचता नहीं है, पुलिस उसे अंत में पकड़ कर ले ही जाती है। और इस कहानी में भी ठीक वैसे ही हुआ। उस लड़की ने बचने की बहुत कोशिश की, उसकी माँ ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पुलिस के सवालों के सामने, पुलिस की जाँच के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सके, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। माँ को तो जेल
जेल भेजा है, लेकिन बेटी को, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम है, उसको बाल सुधार गृह में भेजा गया है। और पुलिस अपनी इस मामले में जांच कर रही है। पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब पुलिस तैयार कर रही है और कोशिश कर रही है कि कम से कम समय में इसमें चार्जशीट लगाकर जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। साथ ही उस महिला का जो नाम बार बार आ रहा है, जिसके साथ वीडियो कॉल कराई जा रही थी, ये वीडियो कॉल होती थी, उस महिला की भी तलाश जारी है। पुलिस अभी इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, अच्छी वाली बात यह है कि पुलिस ने कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि इस लड़की के पिता अपनी ही पत्नी को बहुत ज़्यादा मारते थे, 8 महीने से मार रहे थे, तो जिम्मेदारी बनती थी पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। 112 नंबर पर फ़ोन कर अपने पिताजी को सज़ा दिलानी चाहिए थी। लेकिन जो लड़की ने किया है वो शायद सही नहीं है। शायद पूरी ज़िंदगी उसकी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। माँ की भी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। बाप इस दुनिया में है ही नहीं, और 2 बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ये भी अपना आप में एक सवाल खड़ा हो गया है। जाते जाते कुछ लोगों का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के रहने वाले वीर सिंह हैं, जो बैंक से रिटायर हो चुके हैं, उनका जन्मदिन है। साथ ही अरहान चौधरी हैं, कल्याण सिंह झाला बाड़मेर से हैं, सोनू जिगर शरीफ पश्चिम बंगाल से हैं, अनुष्का मूलचंद यादव, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने जो नाम लेने की अपील की थी, उसमें राजन कुमार हैं, भगीरथ गुजर हैं, जगदीश बिश्नोई, दीपक कुमार दास शरीफ, शानू, शबनम मंसूरी, सुल्ताना सरफराज, पशुपति राजपूत, अजरुद्दीन दिल्ली से, अंकित यादव आजमगढ़ से, जुनेद, सोनू कुमार, बबलू राठी, गौतम, बलराज साहनी, राज, मनीष, चंद्रशेख साहनी, अरशद खान, गोवर्धन, राकेश देवदत्त, वीरेंद्र जाटव, लकी, कुंदन कुमार यादव, मनोज प्रजापति, शहजाद अंसारी, सद्दीक खान, रंजीत कुशवाहा जालोर यूपी से, विवेक कुमार मुजफ्फरनगर से, मुस्कान सीतापुर से, अमरेंद्र प्रयागराज से, राहुल यादव बरेली से, सुनील कुमार सैयद बिहार से हैं, सैयद असलम बिहार से, कासिम अली खुर्शीद बिहार से हैं, गुलाम सिंह प्रजापति गाज़ियाबाद से, सुनील कुमार कुशवाहा इलाहाबाद से, अफसर अली मुकेश कुमार कुमावत राजस्थान से, मोनू कुमार सोनू, राकेश कुमार चौहान, मुन्ना मुकेश गोपालगंज से हैं, गोविंद अनुराग मध्य प्रदेश से हैं, अमर राम जी, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।